तो गाइस, आपका हमारे चैनल यूडिमोनिया क्लासेस पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ आए हैं रिसर्च में, दैट इज़ सैम्पलिंग, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जो रैंडम होता है और जो नॉन रैंडम होता है, जो बायस्ड होती है और जो नॉन बायस्ड होती है। उससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन में यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कराती हूँ पॉलिटिकल साइंस से। आप देख सकते हैं ये मेरी प्रोफाइल है टीचमेंट ऐप के ऊपर। आप गूगल कर सकते हैं कोमल क्लासेस टीचमेंट लिख के, आपको मेरी प्रोफाइल नज़र आएगी। ओके, सो आप चेक कर सकते हैं एक बार अपनी तरफ से। आज हम बात करेंगे सैम्पलिंग के बारे में। सैम्पलिंग में आज हम देखेंगे सैम्पलिंग मेथड। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसे हम रैंडम भी कहते हैं, लॉटरी मेथड भी कहते हैं, और ये अनबायस्ड होती है क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है जिसमें हर एक यूनिट का इक्वल चांस होता है सिलेक्शन होने का, इसलिए ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। इस सैम्पलिंग में आप कई तरह के देख सकते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जो एक होमोजीनियस पॉपुलेशन होती है, जो एक जैसी होती है, उनके सिलेक्शन होने के इक्वल चांस होते हैं। इसके बाद आता है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक जो होती है ये फिक्स्ड इंटरवल पे होती है। एग्ज़ाम्पल आप नोटिस करना, जैसे मान लेते हैं कि बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं क्लासरूम के अंदर। आप क्लास में गए, आपने सेकंड बच्चे को पकड़ा कि तू खड़ा हो जा, तू मुझे आंसर सुना। देन उसके बाद चेन बन जाएगी, फिर उसके बाद दूसरा नंबर, फिर उसके बाद दूसरा नंबर, फिर उसके बाद दूसरा नंबर, ऐसे 2 का चेन बन जाएगा। अगर आपने रैंडमली 3 चुना है तो 3-3 का गैप लगा लो, अगर आपने रैंडमली 4 चुना तो 4 का गैप। इस तरीके से सिस्टम बन जाता है। जो आपने n नंबर चुना होता है वही रिपीट करते हैं। ठीक है, तो वो हो गया आपका सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड जो होती है, इसमें होमोजीनियस ग्रुप होते हैं और हेट्रोजीनियस बिटवीन होता है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि आप देख सकते हो, हमने मान लो एक ग्रुप बना लिया। हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? हम सबसे पहले बनाएंगे स्ट्रैटा। स्ट्रैटा का मतलब होता है एक होमोजीनियस ग्रुप बनाना। तो हमने एक होमोजीनियस ग्रुप बना लिया। स्टूडेंट्स, टीचर और प्रिंसिपल, इन सब के अपने अपने ग्रुप बन गए। ये स्टूडेंट का ग्रुप, ये टीचर का ग्रुप, ये प्रिंसिपल का ग्रुप। ये स्ट्रैटा बन गया जो होमोजीनियस होंगे, सेम होंगे, अंदर से सेम होंगे। ये सब प्रिंसिपल है, ये सब टीचर है, ये सब स्टूडेंट्स हैं। फिर हेट्रोजीनियस बिटवीन होंगे, मतलब एक दूसरे से अलग होंगे। ये तीनों अलग हैं, एक दूसरे से अलग है, हेट्रोजीनियस है। वहीं अंदर से होमोजीनियस है, बाहर से हेट्रोजीनियस है। फिर इसके 2 तरीके होते हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग के। एक होता है प्रोपोर्शनल और एक होता है डिसएप्रोप्रिएट। प्रोपोर्शनल की बात करूँ तो यूनिट के इक्वल चांस होते हैं सिलेक्शन के। जैसे मान लो स्टूडेंट्स में से मैंने 2 लिए, टीचर में से मैंने 2 लिए, प्रिंसिपल में से मैंने 2 लिए, तो मेरा ये सैम्पल बन गया 2-2-2 का मिलाकर। जो भी मेरा रिसर्च चल रहा है, मैंने अपना सैम्पल निकाल लिया। ये हो गया आपका प्रोपोर्शनल, जो इक्वल प्रोपोर्शन में लिया गया है। वहीं अगर मैं बात करती हूँ कि मैंने सबको अनइक्वल कर दिया, जैसे कि मैंने स्टूडेंट से 3 लिया, टीचर से 2 लिया, प्रिंसिपल से 5 लिए, मतलब ये जो मैंने सैम्पल बनाया है वो इक्वल नहीं है, इसके यूनिट्स इक्वल नहीं है, तो ये डिसप्रोपोर्शनेट होता है, अनइक्वल यूनिट्स होती हैं। तो ये होता है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, जिसमें आप एक होमोजीनियस अंदर से ग्रुप बनाते हो और हेट्रोजीनियस बाहर से ग्रुप बनाते हो। उनमें से स्ट्रैटा निकाल लेते हो और अपनी पॉपुलेशन चुनते हो। सर्वे, रिसर्च जो भी आप करना चाह रहे हो, एज अ सैम्पल आप उन्हें बना लेते हो। ये हो गया हेट्रोजीनियस, ये हो गया स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। इसके बाद हम देखेंगे अपना दूसरा वाला क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है? क्लस्टर सैम्पलिंग में आप देखोगे हेट्रोजीनियस ग्रुप है, वो क्लस्टर कहलाएंगे। मतलब जो हेट्रोजीनियस ग्रुप है वो क्लस्टर कहलाएंगे। ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप, ये तीनों ग्रुप हेट्रोजीनियस है।
मतलब कि जैसे इसमें टीचर था, टीचर, स्टूडेंट, प्रिंसिपल, तीनों इसके अंदर है। यहाँ पर भी पॉपुलेशन के अंदर आपका टीचर, स्टूडेंट, प्रिंसिपल, एजुकेशन काउंसलर, सेम यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, स्कूल का स्टाफ है, ये सब इनमें शामिल है। इसमें भी और इसमें भी, तीनों में शामिल है। अब ये तीनों एक जैसे हो गए ना, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन लाइन से रिलेटेड सभी लोग इन तीनों स्ट्रेटा में शामिल है, इन तीनों क्लस्टर में शामिल है। तो ये आप देख सकते हो, ये दिखने में सेम हो गए, मतलब ये अंदर से हेट्रोजीनियस हैं लेकिन होमोजीनियस बाहर से हैं। हेट्रोजीनियस अंदर से है, होमोजीनियस बाहर से हैं। आप देख सकते हो ये बिल्कुल उल्टा है जो हमने स्ट्रैटिफाइड में करा था। ये हेट्रोजीनियस विद इन होते हैं। यहाँ पर भी सेम तरह के लोग हैं, दूसरे वाले क्लस्टर में सेम तरह के लोग हैं एंड तीसरे वाले में सेम तरह के लोग हैं। तीनों में सेम तरह के लोग आप देख सकते हो। ओके, तीनों में आपको सेम तरह के लोग नज़र आएंगे, इस वाले सैंपल में, इस वाले में और इस वाले में। तीनों में सेम तरह के लोग हैं। ये तीनों के तीनों हेट्रोजीनियस हैं, बाहर से एक दूसरे से एक जैसे हैं, मैच करते हैं, हेट्रोजीनियस है, अलग अलग वैरायटी के लोग हैं। और अंदर से होमोजीनियस है, देख सकते हो अंदर से तो सेम तरह के लोग हैं और बाहर से भी आपस में सिमिलैरिटी रखते हैं, एक जैसे दिखते हैं। होमोजीनियस हमारा विद इन है, हेट्रोजीनियस हमारा बिटवीन है। आपस में हेट्रोजीनियस है और अंदर से होमोजीनियस है, एक जैसे हैं। अंदर से होमोजीनियस है, एक जैसे हैं और बाहर से हेट्रोजीनियस है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ये स्ट्रैटिफाइड का उल्टा है, ठीक। इसके बाद आप देख सकते हो ये नेचुरल ऑकरिंग ग्रुप होते हैं। जैसे मैंने इनको बनाया नहीं, मैंने चूज़ नहीं करा कि टीचर इसमें आएगा, स्टूडेंट इसमें आएगा, ये खुद ही बन गए हैं, तो ये खुद बनते हैं। ओके, ये नेचुरल ऑकरिंग ग्रुप होते हैं, ये जो तीनों बने थे। ये होता है आपका क्लस्टर सैम्पलिंग। इसके बाद आता है मल्टी स्टेज। मल्टी स्टेज क्या होता है ना, ये ऐसा होता है जैसे आपने डांस इंडिया डांस या ऐसे कोई शोज़ देखे होंगे जो डेली, ये ऐसे जो शोज़ आते हैं इनमें आप देखते हो पहले 5 कंटेस्टेंट हुए, फिर उसके बाद वो 4 रह गए, 3 रह गए, जैसे 20 आए थे, फिर 5, फिर 3 और 1 जीतता है। इसी तरह से आपका पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होता चला जाता है। ये मल्टी स्टेज होता है। जैसे मैं कोई सर्वे करने निकली, मैंने पहले पूरे देश का करा, देश में 28 राज्य थे, फिर मैंने डिसाइड करा कि नहीं अब मैं एक पर्टिकुलर या 4-5 स्टेट का करूँगी, फिर मैंने 5 स्टेट लिए। उसके बाद मैंने डिसाइड करा सिर्फ दिल्ली, तो मैंने 1 का करा। 1 के अंदर फिर मैं चली गई डिस्ट्रिक्ट के अंदर, फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट का करा स्पेशली। तो ऐसे ये आपका सर्वे बढ़ता कम होता जाता है, सैम्पल साइज़ आपका घटता जाता है। ये मल्टी स्टेज हो गया। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये हमारा प्रोबेबिलिटी था। प्रोबेबिलिटी में हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा था सिंपल रैंडम, जिसमें इक्वल चांस होते हैं सिलेक्शन के। उसके बाद हमने देखा अपना सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, और जिसमें फिक्स्ड इंटरवल होता है, बराबर चांस होते हैं आने के। जैसे 2 नंबर चुना तो 4 आएगा, फिर 6 आएगा, इस तरीके से। फिर हमने स्ट्रैटिफाइड देखा। स्ट्रैटिफाइड में क्या होता था, स्ट्रैटिफाइड में आपने देखा होमोजीनियस विद इन था, अंदर सेम तरह के लोग हैं और बाहर से जो दिख रहा है वो हेट्रोजीनियस है। और सेम इसका उल्टा हमने देखा था क्लस्टर में। क्लस्टर में हेट्रोजीनियस ग्रुप जो होते हैं वो अंदर होते हैं, अंदर से जो है हेट्रोजीनियस है, टीचर, स्टूडेंट, प्रिंसिपल, बहुत सारे लोग इसके अंदर थे। सेम यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, सेम यहाँ पर ये हेट्रोजीनियस थे, अंदर से अलग अलग तरह के लोग थे। और होमोजीनियस थे बाहर से, क्योंकि बाहर से देखने पे सब तो सेम ही थे। तो ये उसका उल्टा होता है। इसके बाद हमने देखा था अपना क्लस्टर एंड देन मल्टी स्टेज। मल्टी स्टेज में हमने देखा था जैसे शोज़ होते हैं उनमें कैसे घटता चला जाता है हमारा सैम्पल। इसके बाद अब हम बात करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल। नॉन प्रोबेबिलिटी एक्सप्लोरेटरी के नाम से भी जाना जाता है, नॉन रैंडम के नाम से भी जाना जाता है। ये बायस्ड होता है।
नॉन रैंडम होता है, बायस्ड होता है क्योंकि पहले वाला अनबायस्ड था क्योंकि वो रैंडम था, लेकिन ये रैंडम नहीं है। इसमें सिलेक्टिव परसेप्शन होता है, आपका खुद का अपना आइडियल, आपका खुद का अपना आइडिया, अपना खुद की तरकीबें आप खुद से ही मतलब तोड़ मरोड़ लेते हो इस तरह की सैम्पलिंग में। जैसे सबसे पहले है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, अपॉर्चुनिटी सैम्पलिंग, चंक सैम्पलिंग, हैप्पैज़ार्ड सैम्पलिंग, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, सब एक ही के नाम हैं। इसका मतलब क्या होता है, आप अपनी कन्वीनियंस से सैंपल चुनते हो। जैसे कि मान लो हम मार्केट में निकले हैं, हमें पता करना था, जो अभी मूवी आई थी आई थिंक ब्रह्मास्त्र आई थी, ये जो मूवी आई थी कैसी गई, अच्छी लगी नहीं लगी, तो रास्ते में जो भी मिलेगा मूवी थिएटर से आते हुए आप उससे पूछ लोगे। जो आता हुआ दिखेगा उसको पूछ लिया, या जो आपकी पहुंच में है, जो सीधा निकल लिया भाग लिया, उसके पीछे तो नहीं भागोगे ना, लेकिन जो आता हुआ दिखा उसको पकड़ लिया। आप अपनी कन्वीनियंस से अपना सैंपल चुन लेते हो, डिसाइड कर लेते हो। इसके बाद है क्वार्टर सैम्पलिंग। इसमें जो होता है ना, एक क्वार्टर डिसाइड कर दिया जाता है कि हमें रिसर्च करना है, सर्वे करना है, हमारा सैंपल जो होगा वो इस एज का ग्रुप होगा। जैसे 18 से 25 साल के लोग जो होते हैं वो स्मोक ज़्यादा करते हैं, तो इन पे रिसर्च करेंगे कि क्यों पी रहे हैं, कितना पीते हैं, क्या कंपनी को लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इनके लिए क्या करा जा सकता है। मतलब भाई एक आप कोटा बना लेते हो कि मुझे इन लोगों के ऊपर काम करना है, इस एज ग्रुप के ऊपर, इन लोगों के ऊपर। इसके बाद आप देख सकते हो स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल को चेन सैम्पलिंग, नेटवर्क सैम्पलिंग भी कहते हैं। ये जय हो मूवी की तरह, जैसे कि कोई नशेड़ी है, आप उसके पास गए, आपने कहा बता तू कितनी स्मोक करता है या ड्रिंक करता है, तो ड्रिंक करता है, तू बता मेरे को और कितने लोग हैं जिनको तू जानता है जो ड्रिंक करता है। तो आपने एक से रिसर्च इकट्ठी की, फिर वो बंदा बताएगा देख मेरे ना ये दोस्त हैं, ये भी पीते हैं, फिर आप इनको पकड़ोगे। फिर ये बताएंगे मेरा ये दोस्त है वो भी पीता है, फिर आप उसके पास गए, ये बताएगा मेरा भी दोस्त है वो भी पीता है, उसके पास गए, फिर इसने बताया। तो ये एक तरह से एक चेन बन गई, एक तरह से एक चेन स्नोबॉल, मतलब चेन नेटवर्क बन जाता है। एक नशेड़ी दूसरे नशेड़ी तक आपको पहुंचा ही देगा। सेम इसमें मैं जय हो वाला एग्जांपल लूँ तो जैसे जय हो मूवी में कहा गया था कि एक की मदद करो, मतलब दो की मदद करो। आपको मूवी याद होगी तो आप समझ सकते हो। फिर इसके बाद है हम देखते हैं जजमेंटल पर्पसिव डेलिब्रेटिव सैम्पलिंग। इसका मतलब होता है इसमें आप अपना खुद का जजमेंट यूज़ करते हो, आप कोई पर्पस रखते हो, जैसे कि आपका जजमेंट होगा इसमें इसके बाद हमने देखा था अपना स्नोबॉल सैम्पलिंग। सबसे पहले मैंने बात की थी कि क्वार्टर सैम्पलिंग होता है, जिसमें सिगरेट कंपनीज़ जो होती हैं वो डिसाइड करती है। जैसे इसमें एक कोटा डिसाइड कर लिया जाता है कि 25 साल की उम्र के प्लस या 18 साल की उम्र के प्लस लोगों को हम कोटा देंगे कि ये लोग जो हैं इन पे फोकस किया जाएगा कि ये सिगरेट पीते हैं, इनके ऊपर फोकस करो, इनके लिए कंपनी क्या क्या कर सकती है, इन सब चीज़ों पे फोकस किया जाता है। मतलब बेसिकली एक कोटा डिसाइड कर लेते हैं कि इस एज ग्रुप के ऊपर हमें फोकस करना है या इन लोगों पे फोकस करना है जिनकी ये नीड है, खाने में या किसी भी चीज़ में हो सकता है। इसके बाद हमने देखा था स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल और चेन नेटवर्क होता है। इसमें आप एक चेन बना लेते हो, जैसे कि आप देख सकते हो अगर एक नशेड़ी है, मैंने कहा कि ये ड्रिंक करता है, मुझे बता और कौन कौन है जो ड्रिंक करता है, तो ये पर्सन मुझे अपने दोस्त तक पहुंचाएगा जो खुद भी नशेड़ी होगा, फिर वो पर्सन मुझे अपने दोस्त तक बताएगा, वो नशेड़ी होगा। तो एक चेन सी बन जाती है। एक चेन में हम इसके पास गए थे, इसने बता दिया यार इसके पास जाओ, फिर ये बताएगा इसके पास जाओ, तो इस तरीके से एक चेन डेवलप हो जाता है स्नोबॉल सैम्पलिंग और चेन नेटवर्क में। इसमें जय हो मूवी का एग्जांपल है, जब वो कहता है कि दो दोस्त उसकी मदद करो, फिर वो 3 की मदद करेगा, इस तरह से पूरी चेन डेवलप हो जाती है। इसके बाद आता है जजमेंटल सैम्पलिंग और पर्पसिव सैम्पलिंग या डेलिब्रेटिव सैम्पलिंग। ये एक्सपर्ट जजमेंट के ऊपर होती है, जजमेंट के ऊपर है बेसिकली। इसमें रिसर्चर खुद से ही डिसाइड करता है कि मेरे को क्या करना है, मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ। एग्ज़ाम्पल, अगर स्कूल में सेमेस्टर के बीच में कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, उस टाइम पे आप जजमेंट करोगे। जो मॉनिटर होगा या क्लास का इंटेलिजेंट बच्चा होगा उसके पास जाके बोलोगे कि भाई तू इसका ध्यान रखियो क्योंकि ये अभी अभी आया है तो इसको थोड़ी ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत रहेगी। तो टीचर ने जजमेंट सैम्पलिंग का इस्तेमाल करके अपने एक्सपर्ट ओपिनियन से बच्चे की मदद के लिए किसी को चुन लिया, है ना। तो ये हो गया जजमेंटल सैम्पलिंग। इसके बाद हमने देखा था पैनल सैम्पलिंग।
जो पैनल सैम्पलिंग होती है, इसमें जो पैनल के एक्सपर्ट लोग होते हैं वो बायस्ड होते हैं किसी को भी चूज़ करने में। फिर आती है आपकी वॉलंटरी सैम्पलिंग। जो वॉलंटरी सैम्पलिंग होती है, इसमें आप खुद से ही इंटरेस्ट लेते हो सैम्पल का हिस्सा बनने में। जैसे कि कोई सेलिब्रिटी आया, तो सेलिब्रिटी अगर आपसे पूछता है कि मुझे प्लीज़ यहाँ का एड्रेस बता दीजिए, तो आप खुद से ही कहोगे कि बताने की क्या ज़रूरत है, मैं चलता हूँ ना तेरे साथ, मैं तुझे छोड़ दूँगा, मैं रास्ता दिखा दूँगा। तो आप खुद से ही सैम्पल का पार्ट बनने की कोशिश करते हो। सो आई होप आपको समझ आया होगा हमारा सैम्पलिंग वाला चैप्टर। इसमें हमने पहले प्रोबेबिलिटी देखा था, फिर हमने नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग देखा, जो नॉन रैंडम होता है, बायस्ड होती है। ये बायस्ड में हमने कन्वीनियंस देखा था, जो आप सहूलियत के हिसाब से ले लेते हो अपना सैम्पल। जैसे हमने मूवी वाला एग्ज़ाम्पल लिया था, या आप कोई और एग्ज़ाम्पल भी ले सकते हो। जैसे कहीं आग लग रही है, तो जो मीडिया होती है वो जाकर क्या कहती है, जो पहला मिलता है बंदा उसको पकड़ती है, आपने क्या देखा, बम कैसे फटा या कैसे आग लगी। वो जो रास्ते में मिलते जाते हैं उनसे पूछते हुए जाते हैं, ना कि वो सीधा आग में घुस जाते हैं, है ना। तो वो कन्वीनियंस है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपने सैंपल लिया। देन कोटा देखा, कोटा में आप डिसाइड कर लेते हो कि मुझे इस तरह के लोगों के ऊपर सैंपल चाहिए। फिर स्नोबॉल और चेन नेटवर्क, इसमें आप चेन देखते हो, एक नशेड़ी के पास गए, फिर वो 4-5 नशेड़ी के नाम बताएगा, फिर उनके पास जाओगे, उनसे एक चेन डेवलप हो जाएगी। फिर आपने जजमेंटल सैम्पलिंग देखा, जजमेंट यूज़ करते हो कि एक स्कूल में एडमिशन हुआ है बीच में बच्चे का, तो उसमें आपने जजमेंट यूज़ करा कि तू ऐसा कर, इसकी हेल्प तू कर दे, किसी को भी चूज़ कर लिया एज अ टीचर आपने। फिर हमने पैनल देखा, जिसमें पैनल की बायसनेस रहती है। देन वॉलंटरी रिस्पॉन्स, जिसमें आप खुद से ही इंटरेस्ट लेना चाहते हो सैम्पलिंग के अंदर। सो आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने साथ में रिवीजन भी कराई है 2 बार बोल के। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर 1 के स्टूडेंट्स तक इसको पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका फ़ायदा पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल।